बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 25 जनवरी और पाकिस्तान में हफ्ते की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से रखते हैं, जहां पर आग लगी है। आग तो कैलिफोर्निया में लगी है, लेकिन उसका धुआं अब रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चौधरी निज़ामुद्दीन और उनके इर्द गिर्द के लोगों के अरमानों में से निकल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आग कैलिफोर्निया में लगी है, धुआं यहाँ से कैसे निकल रहा है। तमाम बात आपको सुनाते हैं और आपको समझ आएगी कि चौधरी साहब के जब दिन बुरे चल रहे हैं तो सब कुछ ही बुरा हो रहा है। आपको याद होगा कि सदर ट्रंप के जो स्पेशल एनवॉय हैं रिचर्ड ग्रैनल, उन्होंने एक ट्वीट किया था, फ्री इमरान खान। वजह क्या बनी थी? वजह बना था क्योंकि जब सदर ट्रंप अपना इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्हें जो स्विंग स्टेट्स थी वो तमाम की तमाम जीतनी थी। अगर वो ना जीतते तो वो सदर ना बन सकते। 7 स्विंग स्टेट्स हैं, उनमें मिशिगन की जो स्टेट है वो बहुत ही अहम है, जहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन है, एन आर्बर का इलाका, उसके इर्द गिर्द मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है। वो मुसलमान पाकिस्तानी तो कम है, लेकिन दूसरे ममालिक से बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन जो पाकिस्तानी हैं वो बड़े डिसाइसिव हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, बड़े एजुकेटेड हैं, बड़े वेल टू डू हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। वहीं पर रहते हैं पाक पैक के साबिक प्रेसिडेंट असद मलिक, और वहीं पर रहती हैं पाक पैक की मौजूदा प्रेसिडेंट डॉक्टर उज़मा, जो कि एक हैंड सर्जन है। इन लोगों ने रिचर्ड ग्रैनल को एक्सेस किया। आजकल वैसे तो आप सुनते रहते हैं पाक पैक के ऊपर बहुत बड़ा एक हमला कुछ नादान दोस्तों ने कर रखा है कि वो आईएसआई के हैंडलर्स हैं। कई दफ़ा लोग बड़ी पिक्चर नहीं देखते। अगर वो आईएसआई के हैंडलर होते तो रिचर्ड ग्रैनल को कभी भी एक्सेस ना करते और रिचर्ड ग्रैनल इस तरीके से चौधरी निज़ामुद्दीन को सीधा ना करते। बहरहाल इस बात पर बहस किसी और दिन करेंगे कि ये पाक पैक के ऊपर अंदर और बाहर से हमला क्यों हो रहा है, उन बेचारों को क्यों रगेदा जा रहा है, उस पर कभी दोबारा बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जब ये जो पाकिस्तानी थे, इन्होंने देखा कि ये मिशिगन स्टेट जो है वो बहुत ही अहम है सदर ट्रंप के लिए, और उन्होंने वहाँ से मुसलमान वोट हासिल करने के लिए जिम्मेदारी लगाई रिचर्ड ग्रैनल की। तो वहाँ पर ये पाक पैक की जो लीडरशिप है और दूसरे पाकिस्तानी जो हैं वहाँ पर, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई लोग नहीं थे, ये जो वहाँ पर लोकल पाकिस्तानी थे, डायस्पोरा था, और खुसूसी तौर पर पाक पैक के लोग थे, उन्होंने इन्हें इंगेज किया और वहाँ से उनकी दोस्ती बनी रिचर्ड ग्रैनल से। रिचर्ड ग्रैनल ने प्रेसिडेंट ट्रंप को वो बहुत ही मुश्किल स्टेट जो मिशिगन स्टेट थी वो डिलीवर की, क्योंकि वहाँ मुसलमानों ने एकजुट होकर तमाम वोट जो है या मेजॉरिटी वोट जो है वो सदर ट्रंप के पीछे डाले, और जिससे सदर ट्रंप जीते और जो रिचर्ड ग्रैनल ने अपने जिम्मेदारी ली थी उसको कर निभाया। रिचर्ड ग्रैनल पहले भी सदर ट्रंप के बहुत अहम साथी थे। इसके बाद वो जाहिर है उनकी अहमियत और भी ज़्यादा अहम हो गई, क्योंकि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो पाकिस्तानी डायस्पोरा था उन्होंने रिचर्ड ग्रैनल को पूरी तरह से अवेयर किया था कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। तो उन्होंने इसी प्रोसेस के अंदर एक ट्वीट किया था, फ्री इमरान खान। जियो टीवी को पता नहीं क्या सूझी कि उन्होंने एक होमोफोबिक किस्म का, जिसे वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ही गलीज हरकत माना जाएगा, वो हमला रिचर्ड ग्रैनल पे कर दिया। जाहिर है जब हम उसकी तहकीक करते हैं और जियो टीवी के अंदर से लोग बताते हैं कि सब कुछ चौधरी साहब के कहने पर किया था, चौधरी साहब ने खुद, बड़े चौधरी साहब ने नहीं कहा, छोटे जो चौधरी हैं उन्होंने कहा, उनके कहने पर यह हमला हुआ। उसके बाद रिचर्ड ग्रैनल सीधे हो गए। जब वो सीधे हुए तो इनको समझ नहीं आई कि वो कौन है, कितने अहम हैं, ये भी उनको सीधे हो गए, और इन्होंने भी अपने तमाम टाउट सहाफ़ी उनके ऊपर उतार दिए। टाउट सहाफ़ी उन्होंने एक के बाद दूसरा गलीज हमला किया, यहाँ तक कि रिचर्ड ग्रैनल को करप्ट कह दिया, पैसे लेने वाला कह दिया, कहा पैसे लेके ये काम करता है, ये करता है, वो करता है, हर तरह के इल्ज़ामात उसके ऊपर लगाए। उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी की, उसे करप्ट भी कहा, सब कुछ कहा। रिचर्ड ग्रैनल जो है वो भी डटकर तमाम मुकाबला करते रहे और ट्वीट पर ट्वीट उन्होंने दागा। और फिर जो सरकारी हाजन है आसमा शराजी साहबा, उन्होंने तो उन्हें पीटीआई का एक कारकुन कह डाला और कहा कि वो ऐसे ट्वीट कर रहे हैं जैसे पीटीआई के कारकुन है। मतलब तमाम लफाफे जो हैं वो रिचर्ड ग्रैनल पर उतार दिए गए। जब इससे भी काम नहीं चला तो चौधरी साहब ने मरियम नवाज़ के साथ एक मीटिंग की और उसमें कहा कि ये वज़न आप भी उठाएं। अब बाजी मरियम खुद भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है और पढ़े लिखे लोगों से खासी वो खाइफ रहती हैं या इंटिमिडेट होती हैं, दैट्स अ राइट वर्ड।
तो इसलिए वो अपने इर्द गिर्द तलाल चौधरी साहब या जावेद लतीफ़ साहब जैसे लोगों को रखती हैं, जो हमारे दोस्त दुरुस्त तरीके से ना उर्दू लिख सकते हैं, ना उनकी इमला ठीक है, ना प्रोनाउंसिएशन ठीक है और ना लिखाई ठीक है। तो ऐसे लोग जो हैं उनके साथ बाजी खुश रहती हैं। बाजी खुद भी आपको पता है का के की याद होगा आपको, वो लिखने की कोशिशें करती नहीं जब वो मज़ारे इकबाल पर गई और वहाँ पर उन्होंने अपने सेंटिमेंट्स लिखने थे तो उर्दू की एक लाइन नहीं लिख पा रही थी। बहरहाल इन हालात में बाजी मरियम ने रिचर्ड ग्रैनल पर अपना ये जो ब्रिगेड था वो छोड़ दिया। अब ये देसी ब्रिगेड बेचारा खुद, मैं यही कह सकता हूँ कि देसी साख्ता ब्रिगेड जो था, इसने क्या करना था। जो उर्दू में अपनी ट्वीट खुद नहीं लिखते, उनके ज़ुम्मे अंग्रेज़ी में ट्वीटें लगाई गई, उन्होंने की। जहाँ जस्टिस लिखना था वहाँ इनजस्टिस लिख दिया। खैर वो भी एक डिबैकल हुआ। वैसे ही बिल्कुल जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब नालायक थे लेकिन लोगों को पता नहीं था, उन्होंने भी अपने आप को एक्सपोज किया। कई दफ़ा लोग बड़े पर्दे पर आते हैं तो अल्लाह मियाँ उनको असल में एक्सपोज करने के लिए लाता है, लेकिन वो लोग सोच रहे होते हैं कि हमारी तरक्की हुई है। कई दफ़ा अल्लाह मियाँ लोगों को ऊपर लेकर आते हैं ताकि वो अपनी जो असल उनकी असलियत है वो लोगों के सामने जो है वो आ सके। तो यही काम उस वक्त हुआ। तो मरियम साहबा और उनके हवारियों ने रिचर्ड ग्रैनल पर हमला किया, वो भी बेसूद गया। बहरहाल इस सारे प्रोसेस के अंदर फिर एक टाइम पर चौधरी साहब के टाउट सहाफ़ियों ने कहा कि रिचर्ड ग्रैनल इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है, इसको आप बिल्कुल इंपॉर्टेंस ना दें, ये तो ऐसे ही रिफ रैफ है, इसका तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, ट्रंप के साथ कोई ख़ास तल्लक भी नहीं है, बहुत निचले दर्जे का ये आदमी है। निचले दर्जे का मतलब यहाँ पर यह है कि बहुत जूनियर आदमी है। ये इन्होंने कह के रिचर्ड ग्रैनल को फर्दर डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। उसके बाद अमेरिका के अंदर रिचर्ड ग्रैनल नहीं बल्कि दूसरे जो ट्रंप के कैबिनेट मेंबर्स हैं उनकी आपस में H1B वीज़ा, जो यहाँ पर हाईली स्किल्ड वीज़ा है, उसके ऊपर बहुत ही खूनख्वार बहस शुरू हो गई। उस बहस को कंट्रोल करने के लिए सदर ट्रंप ने तमाम अपने जो मेन की प्लेयर्स हैं, कैबिनेट मेंबर्स हैं, टीम के लोग हैं, उन पर पाबंदी लगा दी कि आपने किसी भी पॉलिसी स्टेटमेंट, जो भी पॉलिसीज़ हैं उन पर कोई स्टेटमेंट सोशल मीडिया में नहीं देनी जब तक हम हल्फ ना उठा लें, क्योंकि वो हल्फ उठाने से पहले अपनी टीम के लोगों को एक दूसरे के साथ स्कफल करते हुए सोशल मीडिया पर नहीं देखना चाहते थे। जाहिर है उसकी कैजुअलिटी ये भी हुई, या उसकी आप ये कह लें कि साइड प्रोडक्ट उसकी ये निकली कि रिचर्ड ग्रैनल जो थे वो पाकिस्तान के बारे में भी ट्वीट ना कर सके, उनको रुकना पड़ा। हालांकि उनको नहीं रोका गया था, मैं दोबारा कह दूं, एक लार्जर लेवल पर H1B की जो बहस हो रही थी अमेरिका में, उसको स्टॉप करने के लिए, जिसका रिचर्ड ग्रैनल से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने अपनी पूरी टीम को कहा कि आपने ट्वीट नहीं करने। जाहिर है फिर रिचर्ड ग्रैनल ने भी ट्वीट नहीं करने थे। उसके बाद चौधरी ने कहा देखें अब वो खामोश हो गए, एक तो वो अहम नहीं है, उनको सदर ट्रंप ने जो है वो कह दिया कि आप खामोश हो जाएं, और अब रिचर्ड ग्रैनल नहीं बोलेगा, ये मंजन बेचा गया। आज ये सारी मैंने आपको तमहीद इसलिए बताई कि आपको समझ आ सके कि आज चौधरी साहब को दोबारा से नींद नहीं आनी। कैलिफोर्निया में आग लगी और बहुत ही महंगे इलाके में आग लगी, जहां पर बहुत ही अमीर तरीन लोग जो अमेरिका के वो रहते हैं, और जाहिर है कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर आम लोग भी रहते हैं, उन सब के घर जलकर खाकस्तर हो गए। 24 अमवात हुई अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं, शायद इससे भी ज़्यादा हुई हों, और उसके साथ साथ शायद $60 अरब के करीब नुकसान हुआ। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारे लोग जो अपने आप को नंबर 1 समझते हैं, उन्होंने कहा ये अल्लाह का अज़ाब आया है, लेकिन अपनी करतूतें हम नहीं देखते कि 4 साल की बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती करके कत्ल करने का वाक़या, और अभी कराची में 7 साल के बच्चे के साथ ज़्यादती करके कत्ल करने का वाक़या जब हम सुनते हैं तो फिर हमें समझ नहीं आती कि हम पर अज़ाब फिर ऐसा आग इधर क्यों नहीं लग रही। तो फिर जब हम नंबर देखते हैं तो हम पर भी अज़ाब है। 60 के करीब तो 24 अगर कैलिफोर्निया में आग में झुलस के लोग जाँ बहक हुए हैं, तो कराची में 60 के करीब इस सर्दियों में सिर्फ सर्दी लगकर लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। बहरहाल ये एक अलग बहस है कि हम इतनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं एज अ कौम दूसरे लोगों के साथ, दूसरे मज़ाहब के साथ, बदकिस्मती से, कि हम सबको अपने से नीचे समझते हैं और अपने आप को सबसे ज़्यादा पारसा और बेहतर समझते हैं। यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से मुस्लिम दुनिया के अंदर भी शायद जो 2, 3, 4 मुल्क, जिनको दूसरे दुनिया के मुल्क जो हैं वो इंडिविजुअल्स के तो दोस्त बनते हैं, लेकिन मुल्कों के बारे में उनकी राय थोड़ी सी बहुत ही मोहतात होती है। उनमें एक हमारा मुल्क है, क्योंकि हम अल्लाह वास्ते लोगों के साथ इस तरह की, उनको इस तरह से इंटिमिडेट करते हैं। भारत लंबी हो गई बहस। बात आपको बताने की यह है कि आज सदर ट्रंप ने एक अपने चौथे दिन वहाँ पर दौरा किया कैलिफोर्निया का, और वहाँ पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने रिचर्ड ग्रैनल को अपने पहलू में बैठाया। हालांकि रिचर्ड ग्रैनल जो है वो उनके किसी सूरत भी स्टेट से रिलेटेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो उनके फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके स्पेशल एनवॉय हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले ये बात की जा रही थी कि रिचर्ड ग्रैनल जो हैं वो अहम तरीन वज़ीर बनेंगे। जो सबसे अहम वज़ीर होते हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, जो मार्को रूबियो हैं। बाद में पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की वजह से या पॉलिटिकल जो भी एडजस्टमेंट्स होती हैं उसकी वजह से मार्को रूबियो को ये पोजीशन मिली। अब जो रिचर्ड ग्रैनल है वो आज जब सदर ट्रंप के पहलू में बैठे वहाँ पर, वो एक अलग बहस है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा कि कैलिफोर्निया की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेट्स के पास है। सदर ट्रंप ने वहाँ जाकर कहा कि इमरजेंसी में लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए। वो एक वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स है, उसके बारे में मैं नहीं जाता। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताऊँ कि जो सदर ट्रंप की और रिचर्ड ग्रैनल की बॉडी लैंग्वेज थी और जो उनका कंफर्ट लेवल था वो लाजवाब था। मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ काम किया हुआ है और मैंने दूसरे हेड्स ऑफ स्टेट्स को भी देखा हुआ है और उनके जो करीबी इन्वॉय होते हैं उनको भी देखा है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि कितनी देर लगती है जब आपका ये कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि आप सीधा बगैर एक्सक्यूज़ मी कहे कान में बात कर सकते हैं। हमने खान साहब के साथ ये सफ़र शुरू किया तो हमें पता है कि कितनी देर के बाद आप ऐसा रिश्ता बनाते हैं जब आप प्राइम मिनिस्टर हों और अहम मीटिंग या प्रेस कॉन्फ्रेंस में हों, तो आपका इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप सीधा कान में बात कर सकें। तो रिचर्ड ग्रैनल की जो बॉडी लैंग्वेज है साथ बैठे और जिस तरीके से वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एंगेज करते रहे और जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप उनके साथ एंगेज करते रहे, वो उससे बहुत वाज़े तौर पर चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का टेम्परेचर 1-2 डिग्री जो है वो ब्लड प्रेशर ज़रूर बढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे नज़र आता है कि रिचर्ड ग्रैनल बहुत ही ख़ास है। तो ये बहस जो पाकिस्तान में थी कि इनको सीरियस लेना है कि नहीं, तो हम आपको खबर देते हैं कि इनको सीरियस लेने का वक्त हुआ चाहता है। सीरियस नहीं बल्कि बहुत सीरियस लेना है। निकलते निकलते कैलिफोर्निया से सदर ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया जिसके बाद चौधरी साहब को थोड़ी सी सर्दी भी लगेगी बुखार के साथ, और वो ऐलान उन्होंने ये किया कि जो वहाँ पर तमाम एक्टिविटी हो रही है, ये तमाम जिस इलाके के अंदर आफत आई है, उसका इंचार्ज पूरी एक्टिविटी का उन्होंने रिचर्ड ग्रैनल को बना डाला। दोबारा रिपीट कर दूं कि रिचर्ड ग्रैनल का जो असल ओहदा है वो फॉरेन पॉलिसी में है, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप उन पर इतना एतमाद करते हैं कि उन्होंने जो उनका बनता भी नहीं है उनका एरिया, उसमें भी उनको बहुत ही अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। अब रिचर्ड ग्रैनल के साथ जो चौधरी साहब ने कर रखा है, ज़ाती हमले और गाली गलोच और जो यहाँ पर करैक्टर असैसिनेशन और लोगों के ऊपर इल्ज़ामात, वही काम इन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान में देसी साख्ता जो इनके पटाखे थे उनसे करवाया है। तो आप देखते हैं रिचर्ड ग्रैनल जो है वो सूद समेत उसको कब वापस करते हैं। लेकिन एक बात तो आज तय हो गई कि रिचर्ड ग्रैनल बहुत ही अहम है और उन्हें बहुत अहम लेना है। और ये मेरा पैगाम जनरल आसिम मुनीर साहब को है कि आपके जो लोग हैं उन्होंने आपसे एक और गलत काम करवाया है, इनको ज़रूर डिसिप्लिन कीजिए जिसने भी ये सारी रुदाद की है। जाहिर है ये आपने तो नहीं की होगी, लेकिन आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उन्होंने जियो टीवी से और उसके बाद ये सब कुछ जो किया है, इससे जाहिर है बड़ा नुकसान आपको होगा। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं हम। अगली खबर जो है वो बिलावल जरदारी का बयान है कि चीफ जस्टिस के रास्ते में मुश्किलात पैदा नहीं करनी चाहिए। कोई अदालत 26वीं तरमीम ख़त्म करेगी तो नहीं मानेंगे। बेसिकली वो आज के जजेस को कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी के साथ खड़े हों, लेकिन इनको याद नहीं आ रहा कि जो असल चीफ जस्टिस जिनका हक था, जस्टिस मंसूर अली शाह, जब उनकी चीफ जस्टिस बनने की बारी थी तो ये उस वक्त जजेस को कह रहे थे कि उनके साथ मत खड़े हों। और उस वक्त इन्होंने ये भी कहा था कि हमने ये तरमीम की है, डंके की जोर पे की है, करेंगे और बाय फोर्स, हमने फोर्स्ड जो ब्रूटल मेजॉरिटी है उसके साथ हमने ये तरमीम की है। बिल्कुल जैसे इनके नाना शुरू में फोर्स इस्तेमाल करते थे, बिलावल ने भी एग्जैक्टली वैसे ही किया था। अगली खबर सिंध से है, बिलावल जरदारी साहब से रिलेटेड है। एक तरफ तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मशवरा दे रहे हैं कि आप चीफ जस्टिस के साथ खड़े हों, दूसरी तरफ जो चाइनीज़ सरमायाकार हैं वो सिंध पुलिस के भत्ते, रिश्वत सतानी और उनकी धमकियों और हरासमेंट से इतना तंग आ गए हैं कि तंग आकर उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और बताया है कि कैसे सिंध पुलिस जो है वो उनसे ज़बरदस्ती रिश्वत मांगती है और ना उन्हें सिक्योरिटी देती है, ना उनके दूसरे काम करती है। ये हालात है उस सूबे के जहाँ पर नस्ल दर नस्ल ये हुकूमत कर रहे हैं और पिछले पता नहीं कितने सारे अशरों से वहाँ पर इनकी हुकूमत है। अगली खबर की तरफ चलते हैं।
आगे भी कुछ ऐसा ही हाल है और वो लाहौर से है। वफाकी हुकूमत का लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया है। जो जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा हैं, इनके बारे में आपको ये याद रहे कि वो लार्जर बेंच में इमरान खान की नाअहली के खिलाफ जो केसेस हैं उनको सुन रहे हैं। जो जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा हैं एक अपराइट जज हैं और अक्सर बहुत ही इंडिपेंडेंट फैसले करते हैं, प्रेशर ज़रा कम लेते हैं। अब उनको ब्लैकमेल करने के लिए ये चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की तरफ से एक रेफरेंस उनके खिलाफ जो है वो फाइल किया गया है। अगली खबर भी लाहौर हाई कोर्ट से और वो भी चौधरी साहब से रिलेटेड है और वो है कि मशकूक कॉल्स रिकॉर्ड करने से मुतल्लक कानून पर 12 साल बाद अमल दरामद शुरू। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने जस्टिस फारूक हैदर को जज नामजद कर दिया। जस्टिस फारूक हैदर साहब के बारे में अमूमी तौर पर यह तासर है कि ऐसे तमाम केसेस जिनमें इस्टेब्लिशमेंट का इंटरेस्ट होता है और वो अपने हक में फैसले लेना चाहते हैं, तो जस्टिस आलिया नीलम साहबा माजरत जस्टिस आलिया नीलम साहबा जो हैं वो ऐसे तमाम केसेस जस्टिस फारूक हैदर को ट्रांसफ़र कर देती हैं। तो 12 साल के बाद अब ये गड़ा मुर्दा उखाड़ा गया है और अब इसमें इजाज़त दे दी जाएगी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, आईएसआई को और दूसरों को कि वो कॉल्स रिकॉर्ड कर सकें और एक मैकेनिज़्म अदालत तय कर देगी, एक कवर दे देगी ताकि जो सुबकी ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई थी, जहाँ पर भाई हफीज़ झूठ बोलते पकड़े गए थे, मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान, जिन्होंने जाली झूठा एफिडेविट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिया था और अभी भी वो केस चल रहा है, उसमें उनकी सुबकी बचाने के लिए ये कोशिश की जा रही है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं इस्लामाबाद से और इस्लामाबाद में भी अडयाला जेल से, जहां पर स्पेशल जज सेंट्रल ने अब इमरान खान का वो तकाजा जिसके बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि शायद इमरान खान ने कहा है या नहीं कहा, हालांकि मीडिया ने तो रिपोर्ट किया था कि इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत के बारे में कहा कि वो मेरा वकील नहीं है, मैं उन्हें अपने वकील के तौर पर रिकग्नाइज़ नहीं करता और मेरी रिक्वेस्ट है अदालत से कि उन्हें अदालत में ना आने दिया जाए। इमरान खान नहीं चाहते थे कि शेर अफजल मरवत जो है वो अदालत में आए और उनके केस के अंदर किसी किस्म की भी हिस्सेदारी डाले। अब ये मीडिया ने रिपोर्ट की, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये दुरुस्त नहीं है, ऐसा शायद नहीं कहा या ये कहा है और बात बदल कर कह दी गई। अब जज साहब का जब फैसला आया तो उन्होंने इमरान खान साहब की ये जो स्टेटमेंट है इसे रीप्रोड्यूस कर दिया, मतलब कि फैसले का हिस्सा बना दिया और उन्होंने लिखा कि इमरान खान ने यह कहा कि शेर अफजल मरवत, जिनके बारे में डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल ने आकर बताया कि वो बाहर आए हैं और वो इस मुकदमे में आना चाहते हैं और रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जिस पर जज लिखते हैं कि अक्यूज्ड इमरान अहमद खान न्याजी ने कहा कि नहीं, वो मेरे वकील नहीं है, मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वकालत करें और इस अदालत में आएँ, उन्हें इस अदालत में आने की इजाज़त ना दी जाए। तो मरवत साहब के लिए मुश्किल सिचुएशन खड़ी हो गई है, क्योंकि वो पहले तो जिग जैग कर जाते थे, इधर की बात उधर ज़रा मीडिया मैनेज कर लेते थे, लेकिन अब जब ये लिखत पढ़त में आ गया सब कुछ, तो उनके लिए बेहतर यही है, मैं बरादराना मशवरा दूंगा कि खामोशी रखें, इंतज़ार करें, इमरान खान साहब से किसी वक्त मिल के अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर करें और बेहतर है उतनी देर मीडिया से कम एंगेज करें और खामोशी रखें, अपनी ही टीम की तरफ गोल कम करें, तो हो सकता है कि मामला जो है वो बेहतर हो जाए आने वाले वक्त में। लेकिन अगर वो अपनी ही टीम की तरफ गोल करते जारी रहे तो मैं ये उन्हें बता दूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो नहीं होंगे, हालांकि कल उनकी एक स्टेटमेंट आई जिसमें पश्तून कार्ड खेलने की बू आ रही है, मेरा उनको मशवरा है कि पश्तून कार्ड ना खेलें, क्योंकि इमरान खान से बड़ा ना कोई पंजाबी है और ना इमरान खान से बड़ा कोई पश्तून है। वो एक नेशनल लीडर है और तमाम पश्तून, पंजाबी, सिंधी, बलोच, कश्मीरी, गिलगित बल्तिस्तान, सराइकी, कोई भी जहाँ जहाँ का भी आपने नाम लेना है, पूरे मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ पर भी वो सिंध से लेके ऊपर केपी तक और गिलगित बल्तिस्तान से मकरान तक, हर जगह तक पूरे पाकिस्तान में जो है वो इमरान खान एक ऐसा लीडर है जिसके पीछे तमाम पाकिस्तानी कौम जो है उनसे मोहब्बत करती है। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि इस सिमत ना जाएं, अगर आप इस सिमत जाएंगे तो आपका मज़ीद नुकसान होगा। तो ये पश्तून कार्ड वाला काम जो कल आपने किया है थोड़ा अफसोसनाक है, इसको बराए मेहरबानी ना कीजिए। अच्छा जी, अगली ख़बर जो है वो आपके सामने हम रखेंगे, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है। ख़बरें हैं लेकिन अब मैं इस पर सिर्फ एक जुमला कहूँगा और आपसे इजाज़त चाहूँगा। वो ख़बर ये है कि जब मलिक रियाज़ के ख़िलाफ़ किसी किस्म का भी बयानिया ना बन सका तो अब सहाफ़ी हमज़ा अज़हर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि
जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, जी हाँ, जो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं या जो DGISI हैं और या दूसरे DGISPR हैं, जो मौजूदा ऊपर 4-5 लोग हैं, इनको मलिक रियाज ने किसी किस्म की रिश्वत नहीं दी। अगर दी है तो वो पिछली इस्टेब्लिशमेंट को दी होगी, मौजूदा को दी है तो आप हमें बताएं। अच्छा, ये पहले तो आप अगर गौर करें कि मामला यहाँ तक आ गया कि अब DGISPR साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एक सहाफ़ी, जूनियर सहाफ़ी हमज़ा अज़हर, जो माजी में इज़राइल के लिए भी अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखते रहे हैं गालिबन, उनको इस्तेमाल करने पे मामला आ गया है। और अब मलिक रियाज के ख़िलाफ़ या उन्हें करप्ट साबित करने के लिए सहाफ़ियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने करवानी है। सहाफ़ी ख़बरें देते हैं, सहाफ़ी हक़ाइक़ पर मबनी ख़बरें फ़ाइल करते हैं, आवाम के सामने सच लेकर आते हैं, वो बयानियाँ नहीं देते प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये सियासतदानों का काम होता है। लेकिन अब क्योंकि इनके पास सब कुछ ख़त्म हो गया तो अब शर्मिंदगी की बात है, सहाफ़ी हमज़ा अज़हर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है और उसमें मलिक रियाज पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को कुछ नहीं दिया, जिनको पुराने लोगों को दिया उनका आप बताएं। हैरत की बात है, वो पुराने भी तो कहीं ऊपर से नहीं आए। आप ही हमें बताते हैं कि फ़ौज के इदारे में बहुत ही मुनज़्ज़म किस्म की अकाउंटेबिलिटी है, बहुत सख्त अकाउंटेबिलिटी होती है और हर चीज़ के ऊपर नज़र होती है। अगर ऐसा है तो वो लोग आपके यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल बने, फुल जनरल बने, आर्मी चीफ बने, फिर आपके सामने 12 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जनरल बाजवा की आई, क्या आपने उनके ऊपर कोई एक्शन लिया? क्या आपने उनसे पूछा कि इसमें मलिक रियाज से कुछ लिया है या नहीं, या किसी और से लिया है या नहीं? तो मेरा आपसे सवाल ये है कि ये चीज़ आप ये हमज़ा अज़हर से पूछेंगे? ये तो आपको खुद पता होनी चाहिए, और ना सिर्फ पता होनी चाहिए, आपको तो कार्रवाई करनी चाहिए थी ऐसे तमाम लोगों के ख़िलाफ़। और अगर मलिक रियाज आपके ख्याल में करप्ट हैं तो जितने आपके जनरल्स ने उनके साथ सर्विस की और उनके अहम काम सर अंजाम दिए, दूसरे लफ्ज़ों में जो करप्शन का आप इल्ज़ाम उन पर लगा रहे हैं वो इन तमाम लोगों ने उनके साथ मिलकर करप्शन की, तो फिर तो आपको उन तमाम जनरल्स का भी कोर्ट मार्शल करना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ भी आपको एक्शन लेना चाहिए। तो अब अगर ये काम भी मलिक रियाज ने आपको बताना है कि उन्होंने किसको कितने पैसे दिए और आपको अपने इदारे में नहीं पता, तो फिर तो काम हो चुका। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि मलिक रियाज को अपना काम करने दें। अगर आपके पास वाकई कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो कौम के सामने रखें कि मलिक रियाज ने साबिका दौर में किस किस को पैसा दिया और कितना दिया, ताकि आपके इदारे की अकाउंटेबिलिटी और तमाम काम की भी सताइश हो और ये भी पता चले कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। खबरें और भी थी, लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। चलते चलते मैं ये कहूँगा कि हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है। इस चैनल को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये जो फायरवॉल की वजह से आप तक कई दफ़ा वीलॉग नहीं पहुँच पाते, वो पहुँच सकेंगे। और ये इत्मीनान रखिए कि आपकी सिक्योरिटी रहेगी। इसको किसी को नहीं पता होगा कि आपने इस चैनल को ज्वाइन किया, इवन मुझे भी नहीं पता होगा कि आपने ज्वाइन किया। ये सिर्फ आपको पता होगा कि आपने इस चैनल को ज्वाइन कर रखा है। इसका लिंक हम व्लॉग के आखिर पे भी दिखा देंगे और कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक हमने दिया है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।